रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो सबसे पहले आज बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की जानिब से विल यंग और टॉम लिथम की शानदार सेंचुरियां इस बड़े स्कोर की बुनियाद बनी। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 47.2 ओवर्स में 260 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज़ कदरे सुस्त रहा, लेकिन इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने के बावजूद विल यंग 107 और टॉम लिथम 118 ने स्कोर बनाए और उनकी टीम को जो स्कोर्स रन किए उन्होंने बैटिंग को उन्होंने संभाला दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 118 रन की शराकतदारी कायम की। ग्लेन फिलिप्स ने भी जारहाना बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें अपने नाम की, जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान को हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा से ही मुश्किलात का सामना रहा। फ़खर जमान जो फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे, इब्तिदाई 20 मिनट तक बैटिंग ही नहीं कर सके। उनकी गैर मौजूदगी में साउथ शकील ने बाबर आजम के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया, मगर वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 14 गेंदों पर महज 3 रन बना सके। फ़खर जमान जो कि बाद में बैटिंग के लिए आए और फिर 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा ने 42 रन की मज़ाहमती इनिंग्स खेली, जबकि बाबर आजम ने 64 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 71 खासा सुस्त रहा। खुशदिल शाह ने आखिर में 69 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली, मगर तब तक मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। पाकिस्तानी बॉलर्स इब्तिदा में अच्छे रद्द-ए-अमल के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज़्यादा दबाव में न रख सके। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की बाउलिंग लाइन ने मुअस्सिर बाउलिंग की और कप्तान मिचेल स्टेनर और विलो आर्क ने 3-3 विकेटें हासिल की। फील्डिंग के दौरान गिरने के बायस उनके पट्टों में खिंचाव पैदा हुआ और बाबर आजम और इब्तदाई बल्लेबाजों की सुस्त बैटिंग पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। कीवी बाउलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे और उनकी साहबजादी रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी, जिन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की थी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी की रहनुमाई की और पाक फ़िज़ाई के शेरदिल स्क्वाड ने शानदार फ्लाई पास्ट का फ़िज़ा में सब्ज़ हिलाली परचम के रंग बिखेरे और मुजाहिरा किया। मैच में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने कौमी टीम खुसूसन बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सार्फिन ने बाबर पर ज़ाती स्कोर बनाने पर तवज्जो देने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि कुछ ने तो सलमान अली आगा की मुस्बत बैटिंग की तारीफ़ की। तो ये रहा जो पहला मैच था, उसमें तमाम तर सूरत हाल और जो कि जिस मैच में पाकिस्तान जो है उसकी जो कारकर्दगी है सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खासा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। ख़ास तौर पे कैप्टन की जो कारकर्दगी है उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो दूसरा मैच था उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी थी और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला गया, जिसमें अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उसने शानदार सेंचुरी की और भारत की जीत का यही शुभमन गिल की सेंचुरी है यही बाइस बनी थी। और बांग्लादेश की टीम जो है वो बैटिंग करते हुए 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, यानी कि फॉर्म में है काफ़ी भारतीय क्रिकेट टीम जो है। और अगला जो मैच है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये इंतहाई अहमियत का हामिल मैच करार दिया जा रहा है और ये मैच जो है ये दुबई में खेला जाएगा। अब पाकिस्तान का जो पहला मैच न्यूजीलैंड से था जिसमें कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, इस मैच में हमारी जो क्रिकेट टीम है उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद अब जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े से मायूस भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे चूँकि और कल का जो मैच हुआ भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, वो मैच चूँकि भारत ने विन किया, बांग्लादेश को शिकस्त हुई। 228 रन महज बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसकी तरफ से स्कोर किए गए। दैट्स मीन के फॉर्म में है भारतीय क्रिकेट टीम। अब स्ट्रैटेजी तब्दील करने का वक्त नहीं है, अब कोई भी चेंजिंग्स लाने का वक्त नहीं है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसको क्यों तब्दील नहीं किया गया। सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि रीज़न्स जो है सिलेक्शन को भी एक बड़ी रीज़न जो है वो करार दिया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो
इस वक्त भारतीय तजियाकार चिन्मय मेहता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। अभी सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं, दोनों स्पोर्ट्स तजियाकार अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। अहमद, आप बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को अपने पहले ही मैच में जो शिकस्त थी उसकी वजूहात क्या है, रीज़न, फिर उसके बाद मैं चिन्मय साहब की तरफ आती हूँ। देखें जी, पाकिस्तान की जो शिकस्त है वो तो बिल्कुल पत्थर पे लकीर की तरह वाज़ेह थी। उसकी वजह एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ की, खासतौर पे विनिंग कॉम्बिनेशन में, जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, बल्कि साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में, बिला वजह एक तो उस कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ की गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वही पुरानी अप्रोच है टुक टुक वाली, वो भी क्योंकि बदलती हुई नजर नहीं आ रही थी। और मैंने बल्कि एक वो प्री मैच शो में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज हरा सकती है ये मैच, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टुक टुक वाली पॉलिसी और वही डिफेंसिव अप्रोच है। और वही चीज हुई कि जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 25 से 28 ओवर डॉट बॉल्स खेले, तो जो बाकी ओवर्स बचते हैं उनमें फिर इतना ही स्कोर बनता है। आई थिंक कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपना सफर कंटिन्यू रखे या वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप टीम्स में से कंसीडर किया जाए, तो पाकिस्तान को अपनी जो खेलने का अंदाज है उसको बदलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान को अपनी खेलने का अंदाज बदलना पड़ेगा। अहमद साथ ही रहेगा हमारे। चिन्मय मेहता भी हमारे साथ हैं। चिन्मय मेहता, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। कल का जो मैच था बांग्लादेश और भारत के दरमियान, इसमें भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक शानदार आगाज़ किया है। इसमें आपके ख्याल में शबिन गिल की जो इनिंग्स है टीम की कामयाबी में, कितना इंपॉर्टेंट इसको आप समझ रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिंग्स थी। जो इंडिया के जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, तो वो 3 ऐसे प्लेयर हैं कि जो इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं। और वो 3 में से एक या 2 या तीनों 3 जब खेलेंगे तो इंडिया के बड़े स्कोर करने का चांस बढ़ जाता है और जीतने का भी चांस बढ़ जाता है। तो वही हुआ, शुभमन गिल ने 100 बनाए और वो अंत तक खेले। अगर 3 में से जो 1-2 ये वो सफल नहीं होते तो शायद इंडिया को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती जीत के लिए। ठीक है। अच्छा, चिन्मय ये भी बताइएगा, मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग की, क्या ये कारकर्दगी भारत के लिए बाकी जो मैचेस आइंदा खेले जाने हैं उनमें भी आप समझते हैं फायदेमंद रहेगी ये? हाँ, देखिए, अभी इंडिया की बॉलिंग देखे तो उसमें मोहम्मद शामी इज द बेस्ट। लोग वैसे भी 5 स्पिनर्स को लेके गए हैं, तो फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शामी नंबर 1 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है। कल का जो मैच है दुबई में खेला जाएगा, जो परसों मैच बड़ा ही अहम करार दिया जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। आपको पता है ये कुछ जज्बात भी ऐसे होते हैं दोनों जाने से चिन्मय, और अब जो है वो उस मैच को लेकर के कुछ ज़्यादा ही लोग जो है एफिलिएशन जो है वो जाहिर करते हैं। तो वो जो मैच अब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई में खेला जा रहा है, उस मैच के हवाले से क्या समझते हैं आप, किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि एक एक मैच तो दोनों खेल चुके हैं और परफॉर्मेंस भी सामने है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो लोग डेफिनेटली अंडर प्रेशर होंगे। इंडिया को जीत मिली है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट आई थिंक प्लेइंग इन दुबई विच इज पाकिस्तान सेकंड होम, तो आई फील कि वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा। आई वुड से प्रॉब्ली 55% to 45%। so इंडिया को थोड़ा ज्यादा एज है, बट स्टिल मेरे ख्याल से जो भी जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट होगा, इतना इजी वन साइडेड गेम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अहमद आप बताइएगा, भारत के खिलाफ अब जो 23 फरवरी को मैच खेला जा रहा है दुबई में, कितना अहम ये मैच है? इस मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अहम रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं? अहमद, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो की टू सक्सेस है वो एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने जो एक शेल है ना, जो खुद साख्ता शेल क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब एक टीम 50 ओवरों में से 25 या 28 ओवर
वो डॉट बॉल खेल लेगी तो फिर उसने पीछे 200-260 रन ही बनाने हैं बाकी ओवर्स में। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो एक तो जो ओपनर्स हैं और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के बैट्समैन है, ये कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये भी मैटर करता है। देखें, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स थे वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देते थे और पाकिस्तान जो है वो हारे हुए मैचेस भी जीत जाता था। इस वजह से पाकिस्तान की ये बैटिंग की खामियां, फील्डिंग की खामियां, बाकी खामियां काफी हद तक छुप जाती थी। लेकिन अब क्योंकि बॉलर्स भी बुरी तरह से एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं, बॉलर्स ऑलमोस्ट हर मैच में ही 300-350 रन करा देते हैं, तो अब पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसका कटा चटा खुला है कि पाकिस्तान की बैटिंग में तो बिल्कुल ही दमखम ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक तो 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे बैटिंग में अगर ये मैच जीतना है, और वो 50 ओवर भी इस तरह से खेलने पड़ेंगे जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। ये रेलू कट्टों वाला काम नहीं हो सकता कि हर प्लेयर अपनी रैंकिंग्स के लिए खेले, अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेले और टीम का जो मैच है, जो टीम की जीत है, उसका सत्यानाश हो जाए। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान इसी तरह से जीत सकता है। और जो प्लेयर्स की आपने बात की है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप इस वक्त ज्यादातर प्लेयर देखेंगे तो वो ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, चाहे वो बाबर आजम है, रिजवान है, फखर चले इंजर्ड हो गए, उनकी जगह इमाम आए हैं, इमाम के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आईसीसी इवेंट्स का भी एक्सपीरियंस है। तो इन सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलिंग में भी बॉलर्स को सीरियस होना पड़ेगा, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो। शाहीन शाह अफरीदी भी हमने देखा है कि शुरू के 1-2 ओवर में जब बॉल नया होता है, अगर वो स्विंग हो गया तो हो गया, शाहीन शाह अफरीदी विकेट्स ले लेंगे। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी भी जो है ना वो शाहीन से कबूतर बन जाते हैं जब उनकी पिटाई लगती है। ठीक है, चिन्मय मेहता आप बताइएगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत के हाई वोल्टेज मैचेस के लिए क्या हिकमत अमली आपको नजर आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम की? देखिए, इंडियन टीम अगर ये जिस तरह से मैच जीता है डेफिनेटली वो लोग खुश होंगे, बट अगर मैच के ज़्यादा डिटेल में जाए तो जब 35 फॉर 5 थी बांग्लादेश की, तो वहाँ से 220 बनाना और उसमें भी 4 विकेट इंडिया की जल्दी गिर गई थी एंड जो जीतना था उतना स्मूथ नहीं रहा। तो उनको भी और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप डेफिनेटली इनसे अच्छी है, तो वो उनको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो उनको भी दिमाग में वो चल रहा होगा। और फर्स्ट टॉप 3 बैट्समैन अगेन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, उन पे काफ़ी डिपेंड है टीम। वो बड़े रन बनाएंगे तो बड़ा स्कोर होगा और तो जीतने का चांस बढ़ जाएगा। सेम थिंग पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की टीम भी रिजवान और बाबर आजम पे बहुत डिपेंडेंट है। लास्ट मैच में जो बाबर पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था स्लो खेलने का, बट हमको याद रखना चाहिए कि बाकी के 10 भी प्लेयर हैं और वो लोग पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो जो क्रिटिसिज्म बाबर पे हुआ तो वो स्लो खेला, वो सही बात है, पर सामने की ओर से किसी ने क्विक 50 बनाए होते, 40 बनाए होते, तो शायद मैच का मोमेंटम चेंज होता था और शायद पाकिस्तान शायद जीत भी जाता। तो मुझे लगता है कि बाबर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है, उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है और उससे शायद उनकी गेम में भी असर आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत ने तो अपने इब्तदाई मैचेस जीत लिए हैं, चिन्मय मेहता आप समझते हैं कि अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? आप देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच दोनों टीम के लिए इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी जीतेगा डेफिनेटली उनका काम इजी हो जाएगा और आगे सेमीफाइनल का भी चांस इजी हो जाएगा। ठीक है, अहमद आप बताइएगा, पाकिस्तान को अब सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए भारत और बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह हासिल करना होगी। आपको क्या लगता है कि कितनी चैलेंजिंग है ये तमाम तर सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, अगर इनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखें? देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फर्स्ट मैच की और ट्राई सीरीज की परफॉर्मेंस है उसको अगर आप सामने रखें
तो फिर तो मतलब नामुमकिन नजर आता है कि पाकिस्तान को टीम इंडिया को हराए, क्योंकि जिस तरह का एक तो इंडिया का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उनके सारे बॉक्सेस स्टिक हैं, चाहे ऑलराउंडर्स हों, स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, बैट्समैन हों, उनके पास हर खिलाड़ी एक कंप्लीट खिलाड़ी है और हर खिलाड़ी का रोल क्लियर है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें आप, तो हमने एज ए सेड अर्लियर के हमने अपना एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन खराब किया जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में था हमारा। उसके बाद फिर जो अभी भी हमारे प्लेयर्स हैं, देखें अगर विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हुआ भी तो ये जो प्लेयर्स हैं ये कोई अभी तो नहीं खेलना शुरू हुआ। खुशदिल चलो एक अच्छे तरीके से उसने पिछले मैच में अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, इनफैक्ट उसने काफी हद तक कोशिश की कि वो मैच को फिनिशिंग लाइन की तरफ लेके जाए। लेकिन जाहिर बात है ना, जब पीछे आपके पास विकेटें हैं ना, जब रन हैं, तो वो भी बेचारा क्या करता। आई थिंक कि ऊपर से आपको तेज रन करने की जरूरत है, क्योंकि पावर प्ले में ही जब आप 10 ओवरों में 22 रन स्कोर करेंगे और सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगेंगी, मुझे ये समझ नहीं आता कि अब तो कोई टेस्ट क्रिकेट भी इस तरह से नहीं खेलता कि 10 ओवरों में सिर्फ 22 रन और 2 बाउंड्रीज। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पता नहीं किस चीज का डर है। आप लोग वैसे ही मैच हार रहे हो, वैसे ही आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस 0 है, तो आप कम से कम आउट वैसे ही अगर हो रहे हो डर डर के, तो इससे अच्छा आप खुल के खेल लो। कम से कम ये चांस तो है कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कर सकोगे, आप अपने ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। आप खुल के खेलें, अब क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जी आप ना खेल के भी तो आप हार ही रहे हैं, आप खुल के खेलें, शायद इसका ऑपोजिट रिजल्ट हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बाकी दुनिया की टीम्स में और हम में फर्क है, वो ये कि बाकी दुनिया की जो टीम्स हैं वो अपना एक टेम्पलेट सेट करती हैं खेलने का और रन्स का, वो पावर प्ले के ओवर्स में। वो जब अगर तेजी से कोई टीम रन्स कर गई तो फिर वो आगे 300 350 करेगी। लेकिन अब एक टीम ने अगर 10 ओवरों में 22 रन बनाए हैं और सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगी हैं, तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाकी के ओवरों में 300 350 रन अचीव कर लेंगे। ठीक है। चिन्मय मेहता, आपके लिए सवाल है यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हैं बाबर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब दूसरी जानिब अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो वहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं भारत के अंदर। क्या समझते हैं आपके भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये जो सूरत हाल है कितनी अलार्मिंग है? कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है कोई भी कंट्री या कोई भी प्लेयर के लिए उतना इजी नहीं है। तो वो उनका फॉर्म खराब हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा खराब हुआ है रेड बॉल क्रिकेट में। तो विराट ऑफ कोर्स दोनों अपने प्राइम में नहीं है, बट तो भी अच्छा खेल सकते हैं और अच्छा रन खुद के लिए भी कर सकते हैं और टीम के लिए भी वो बड़ा स्कोर करने के काबिल हैं। अच्छा चिन्मय में ये भी बताएगा, अब जो अगला मैच है इंतहाई अहम मैच, मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि जो जज्बात हैं वो बड़े शिद्दत से जुड़े होते हैं शायकीन क्रिकेट, और वो लोग भी फिर टीवी के आगे बैठे होते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, जिनको मैच की कोई हाव नौ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर एक ऐसा लगता है कि बस जंग का मैदान है और हम आमने सामने। लेकिन ये चूंकि खेल है, खूबसूरती का एक एलिमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो क्या तैयारी क्या देख रहे हैं आप इंडियन क्रिकेट टीम की? देखिए तैयारी आई थिंक अभी जो लास्ट 5-7 साल से और या 10 साल गिन लो, उनका अभी मैच का माहौल ऐसा नहीं होता जो 90s में और 80s में हम लोग ने अपने जावेद मियांदाद का वो, या इमरान खान के टाइम का, या फिर ये वसीम अकरम वकार यूनिस के टाइम का वो टाइप का जो टाइम में माहौल था। अंदर गेम में गर्मा गर्मी, सोहेल अख्तर, हरभजन, गौतम गंभीर से लेके अफरीदी, वो सब का वो ऐसा माहौल अभी देखने को नहीं मिलता। तो वो डर नहीं है अभी। और फिर जो उस वक्त के मैचेस थे, उस वक्त जो क्रिकेट टीमें थी, जो खिलाड़ी थे हमारे दोनों तरफ के, ये आपस में भी किसी ना किसी तरह से इनकी जो होता था ना एक कनेक्शन होता था, ग्राउंड के अंदर भी नजर आता था, जुड़े हुए भी होते थे। खेल के मैदान में अगर एक दूसरे पर तनकीद या कोई वक्ती तौर पर ऐसा लम्हा भी आ जाता था, लेकिन बाद में इनका जो कनेक्शन, वो आपस में जो बाउंडिंग थी, वो अब वो चीज़ भी नजर नहीं आती है। हाँ, अभी दोनों कंट्री का खेलना उतना नहीं होता, तो वो बॉन्डिंग होती है। बट अभी भी आई थिंक ऑफ फील्ड तो सब लोगों में ज्यादा रिस्पेक्ट है और फ्रेंडशिप और वगैरह। मैंने सुना है तब तक सब फैमिली की बात करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं, बैट या वगैरह, वो टी शर्ट वगैरह, साइन, ऑटोग्राफ, वो सब शेयर होता है। तो आई थिंक ऑफ द फील्ड तो सेम ही है, फ्रेंडशिप तो सेम ही है। ऑन फील्ड जो अंदर वो गर्मा गर्मी वो सब है, वो थोड़ा कम हो गया है। तो अगेन कई बार मैं
पुराने 90s के देखूँ तो शायद वो उसका भी अलग मजा था। वो उसकी वजह से भी गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता था। थोड़ा वो और थोड़ा स्पिरिट ज्यादा बढ़ जाती थी। तो फिर वो उसका भी अलग मजा था। पर अभी ठीक है, क्रिकेट उतना लोग जी दिल पे नहीं लेते। हार या जी। जीत उसका उतना फर्क नहीं पड़ता जो 15-20 साल या 10 साल पहले पड़ता था। बट अगेन गेम अलग, गेम का अलग अलग टाइम में अलग गेम का अलग मजा है। ठीक है जी। चिन्मय मेहता हमारे साथ थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया चिन्मय आपके वक्त के लिए। अहमद कुरैशी थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अहमद। और बेसिकली आज के इस सेगमेंट में बात करने का मकसद ये था कि जो 23 फरवरी को दुबई के अंदर खेला जा रहा है इंतहाई इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच, पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम, और पाकिस्तान की क्या तैयारी है इस मैच को लेकर के, और इंडियन क्रिकेट टीम कल का मैच बांग्लादेश से जीतने के बाद काफ़ी फॉर्म में नजर आ रही है। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिशों ने मौसम को खासा हसीन बना दिया है और सर्दी की वापसी का एहसास भी दिलाया है। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें हुई और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को खुशगवार बना दिया, जबकि ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर, चीचावतनी, गोजरा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में होने वाली बारिशों से शहरियों ने लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया है और जाते मौसम की जो ठंडी ठंडी खुनकी है इससे इंजॉयमेंट की जा रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। तमाम बारिश के बाइस कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। पेशावर में मूसलाधार बारिश से खुनकी में इजाफा हुआ है, जबकि कोयटा और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध में घोटकी, ओबाड़ो और गिरदनवा में बारिश के बाद मौसम खासा दिलफरेब हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में यालाबारी की भी पेशगोई की गई है। और माहिरीन ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा मौजूद है। मौसम के ओवरऑल सूरत हाल पर बात करेंगे। अंजुम नज़ीर जैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ हैं। वेलकम करते हैं अंजुम साहब अपने मॉर्निंग शो में आपको। अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो जाती सर्दी थी इसको ब्रेक लग गई है, ठंड में एक दफ़ा फिर से ठंड जाते जाते लौट आई है। मजीद क्या तब्दीली आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रही है मौसम में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जो है एक तवील खुश्क साली का जो स्पेल था वो अब तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीबन मुल्क के 80% इलाकों में एक अच्छी बारिश देखने को मिली। उसके साथ साथ पहाड़ों पर भी अच्छी बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो एक खुशहाली हमारे यहाँ डेवलप हो गई थी उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया है। और ये सिलसिला तकरीबन आज मुल्क के इंतहाई शुमारी इलाकों में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद जो है मशरिक़ की तरफ निकल जाएगा। ताहम 23 या 24 तारीख से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासर करने जा रहा है, जिसमें शुमाली बलूचिस्तान इंक्लूडिंग कोयटा, सदरन केपी के, नॉर्दर्न केपी के, पंजाब, इन इलाकों में 23 से लेकर 25-26 तक एक मरतबा फिर एक अच्छी बारिश का इम्कान है, जिसके साथ साथ जो है वो शुमाली पंजाब के इलाकों खिता पोटोहार में जो है वो बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हो सकती है और पहाड़ों पर एक अच्छी स्नोफॉल का इम्कान मौजूद है। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा, ये जो अचानक बारिशें हुई हैं किसी मखसूस सिस्टम की वजह से हो रही हैं? अगर हाँ तो इस सिस्टम की नौइयत क्या है? लेकिन जी ये जो बारिशें होती हैं ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से होती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जो सर्दियां हमारी गुजर गई दिसंबर जनवरी में, हमारे पास बारिशें बिल्कुल नहीं हुई थी और वो भी मगरिबी हवाओं के सिलसिले से होती हैं। उसकी रीज़न जो है वो लालीना था, जैसे मैंने पहले भी शायद आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्दर्न पैसिफिक जो इक्वेटोरियल पैसिफिक है उसके जो सी सरफेस टेम्परेचर या जो सतह समंदर के दर्जे हरारत हैं वो हमारे मौसम पर डायरेक्ट
असरअंदाज होते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारा दिसंबर और जनवरी बिल्कुल खुश गया है, ताहम अब लानीना जो है वो कमज़ोर होने जा रहा है, उसकी वजह से जो है अब प्रॉपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे मुल्क पर असरअंदाज हो रही हैं। अच्छा अंजुम साहब, ये भी कहा जा रहा था ना कि अगर फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्ट में अगर बारिशें नहीं होती हैं तो खुशकसाली का खतरा जो है बहुत हद तक बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये बारिशें शुरू हो चुकी हैं और साथ में ये भी बताएगा गंदम की काश के हवाले से अब कटाई का जो है सीज़न आने वाला है, तो ये किस हद तक इफेक्टिव बारिशें हैं, क्या सही वक्त पर ये बारिशें हुई हैं और खुशकसाली भी कम होगी इन बारिशों से? जी, खुशकसाली तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कल सुबह तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई उसके मुताबिक जो हमारा पाकिस्तान का एवरेज दिसंबर, जनवरी, फरवरी की रेनफॉल है उसमें अभी तक जो है वो -71% था। यानी कि हम अभी भी डेफिसिट में है, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि जो आने वाला सिलसिला है वो इसको काफ़ी हद तक कवर करेगा। ताहम उसके बावजूद भी जब हम इसको बाय द एंड मार्च यानी कि फरवरी के एंड में जब हम अपनी सर्दियों का जो रेनफॉल है उसको कंक्लूड करेंगे तो हमारी जो सर्दियों की एवरेज रेनफॉल है वो अपने औसत से कम ही रहेंगी। ताहम मार्च के अब आपने बात की कि ये जो बारिशें हैं ये गंदम की फसल के लिए कितनी सूदमंद हैं, तो जी बिल्कुल ये जो फरवरी के एंड या वस्ट फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जो बारिश होती है ये जो गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है और किसानों को एक हद तक बड़ी हद तक इस बारिश से रिलीफ मिला है और आने वाली बारिश उनको मजीद रिलीफ देगी, स्पेशली पोटोहार रीजन में जो कि बारानी इलाके हैं जो कि डिपेंड ही बारिश के ऊपर करते हैं। तो हम ये बात मैं आपको इसके साथ साथ वजाहत करता चलूँ कि स्टार्ट ऑफ अप्रैल जब हमारे सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो पंजाब में और सिंध में जो है वो गंदम की कटाई शुरू होने वाली होती है, तो उस दौरान अगर बारिश या ज़्यादाबारी होती है तो वो खड़ी फसलों को नुकसान देती है। इस बात की तवक्को है कि अप्रैल में भी ये सिलसिले जारी रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अप्रैल में अगर बारिशें होती हैं तो गंदम की जो कटाई है उसको इफेक्ट करेंगी। अच्छा, आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम की क्या पेशगोई करते हैं आप? क्या इन बारिशों से किसी मखसूस इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी पैदा हो सकता है? नहीं जी, इतनी सिचुएशन जो पैथेटिक नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप ये कह सकें कि कोई सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ताहम स्नोफॉल की वजह से जो है जो हमारे गलियात के इलाके हैं या हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी यानी कि हो सकती है, और जो सयाह हज़रात इस मौसम में वहाँ जाना चाहते हैं या जा रहे हैं वो इस बात का ख्याल करें और जो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ कंप्लीट कोऑपरेट करें ताकि कोई वर्स्ट सिचुएशन डेवलप ना हो। बिल्कुल, इसी तरफ ही मैं आने वाली थी। अगर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों की हम बात करें तो ये भी बताइएगा हमें अंजुम साहब कि वहाँ पर बर्फानी तौदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात किस हद तक हैं? क्या एहतियात सयाहों को ज़ाहिर है ये मैसेज पे मिल जाएगा, किस हद तक उनको एहतियात करने की ज़रूरत है? देखें जी, आने वाला सिलसिला जो है उसका जो मोस्टली इम्पैक्ट होगा वो पहाड़ी इलाकों पर ही ज़्यादा होगा और ऑफ कोर्स वहाँ पर अगर बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो लैंड स्लाइडिंग का खदशा बहुत बढ़ जाता है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में स्पेशली 24, 25, 26 को जो लोग इन इलाकों में रहते हैं या जो सयाह हजरात या कारोबारी हजरात इन इलाकों में जाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, अपने आप को अपडेट रखें कि आप जो है वो मौसम की सूरत हाल को देखकर इन इलाकों में सफ़र करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि जब बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग का खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा अंजुम साहब, ये बारिशें जो हुई हैं अभी क्योंकि एकदम से गर्मी आ गई थी, सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई थी, ये जो बारिशें मौसमियाती तब्दीलियों की अलामत हैं जो अभी हुई हैं या फिर आमतौर पर हर साल इस वक्त ये बारिशें होती हैं? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहार की आमद या बहार आ चुकी है बहुत से इलाकों में, तो ये हम इसको कह सकते हैं 15 फरवरी के बाद जो भी बारिशें होती हैं ये बहार की बारिशें होती हैं, मिड फरवरी से लेकर मार्च तक। तो ये कोई अनयूजुअल बारिश नहीं है, नॉर्मल बारिश है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है कोई मौसमी तब्दीली की वजह से ये बारिशें हो रही हैं। हाँ, मौसमी तब्दीली या जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसका इम्पैक्ट ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो मौसम गुजरा है, जो खुश्क साली हुई है, ये उसका इम्पैक्ट है।
ठीक है, मतलब ये सूदमंद है बारिशें हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। और ये जो बारिशें अभी हुई हैं, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, बारान रहमत है हमारे लिए, क्योंकि बड़े वक्त पे ये बारिशें हुई हैं। जाती सर्दी जो है उसको थोड़ी सी ब्रेक लगी है, लेकिन फसलों के लिहाज से बड़ी इफेक्टिव बारिशें हैं। और जो मौसमियाती बीमारियाँ फैल रही थी उस के रोकथाम के लिए बारिशें जो है अल्लाह ताला की एक रहमत इनको करार दिया जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात कर लेते हैं कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हालिया बयानात ने मुल्की सियासत और मुआशी सूरत हाल पर एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा है कि मुल्की मैशत को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए अनतक मेहनत करना होगी, ताहम अभी मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने सिफारशी कल्चर के खात्मे और हुकूमती बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क को शदीद बहरान का सामना था। उनका ये भी कहना था कि सियासी झगड़ों से मुआशरे में नफरत बढ़ती है, जो कौमी मुफाद के लिए नुकसानदेह है। जबकि PTI के दौर में नफरत की सियासत परवान चढ़ी, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर से इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है और अब किसी को लॉन्ग मार्च, धरनों या पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए तरक्की के रास्ते में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया और फिर जोर दिया कि मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट अवाम के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करें। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अगर 2013 में शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता है तो आज पाकिस्तान को IMF या बैरूनी इमदाद की ज़रूरत ही पेश ना आती। मुल्क में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में इन बयानात की अहमियत बढ़ चुकी है, क्योंकि हुकूमत इस्तेहकाम के दावे कर रही है और अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और मज़ाहमत का इंडिया दिया जा रहा है। क्या हुकूमत का ये दावा हकीकत पर मबनी है कि मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, या अपोजिशन के खदशात और एहतजाजी तहरीकें अवामी वसाइल की अक्कासी कर रही हैं? इस तमाम तर सूरत हाल और इन पहलुओं पर मजीद हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जी सीनियर तजियाकार उस्मान भट्टी साहब। भट्टी साहब, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुल्क की मैशत जो है वो कहते हैं तरक्की की जानिब गामजन है, मैशत बेहतरी हो रही है, महंगाई कम हो रही है, रेशो महंगाई की बहुत कम सतह पर आ गई है। हालिया इक़्तिसादी अदाद शुमार जो मौजूद हैं उनका अगर हम जायज़ा लें और अवाम का रद्द अमल अगर हम देखें तो किस तरह से इसको आप देख रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट जो है किस हद तक सही है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, यू इनवाइटेड मी इन द शो। बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं वो खाली लफ्ज़ों की हद तक नहीं है, वो रियल में भी चीज़ें लोगों को असरात नज़र आ रहे हैं। लाइक महंगाई का जो डिजिट था वो कहाँ 40+ था, आज सिंगल डिजिट में आ गया, 4% पे ऑलमोस्ट महंगाई का डिजिट आ गया है। और डॉलर जो है वो मुस्तहकम हो गया है और डॉलर की कीमत बतदरीज कम हो रही है। और इसके अलावा आप देखें कि जो बातें आपने भी बताई कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनका ये कहना है कि 2013 का अगर सफ़र जारी रहता तो आज मुल्क जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में होता। और अभी जो उनकी हालिया मुलाकात हुई है सेनेटर इरफान सदीकी साहब से, तो उन्होंने ये कहा है कि अब अगर इस तरक्की के सफ़र को रोकेंगे तो ज़ाहिर है फिर हम अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। आप देखें कि मियाँ नवाज, वो तो ये कर ही रहे हैं जब से इनकी हुकूमत आई है। मार्च देखिए, मैं ये समझता हूँ कि या लॉन्ग मार्च किया जाता है तो उस पर सख्ती से निमट तो रहे हैं ये जब से आए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी सिर्फ जो है वो लॉन्ग मार्च किया, धरने नहीं दिए। आप इमरान खान साहब की सियासत और नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत में ये फ़र्क देखेंगे। एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना आपका ये जमहूरी हक है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मगर गिराओ जलाओ करना, फौजी तनसीबात पर हमला करना, आग लगा देना, पेट्रोल बम फेंकना, ये तो कहीं पर भी ऐसा। तरक्की की बात कर लेते हैं फिर इस तरफ। अच्छा, और तरक्की की बात यह है कि आप जो चीज़ें आपने अभी कहीं
क्या वो चीज़ें आवाम देख रही है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है? आप ये देखें कि सर ये इक्तिसादी अदाद शुमार है, अगर आवाम की रद्द-ए-अमल की, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि उसको कंपैरिजन हम करें, उस मद्देनज़र रखें, तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके सामने हैं। बिजली का एक यूनिट आज कितने में मिल रहा है, आटा कितने रुपए किलो है, चीनी की कीमतें, अब तो रमज़ान आ रहा है, फिर आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है, आम आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है। जो महंगाई का डिजिट आप लोग कहते हैं कि 44 से अब 4 पे आ गया है, 0.4 पे आ गया है इसकी महंगाई की रेशो, इससे एक आम जो सारिफ है उसको क्या, एक कॉमन मैन को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, कॉमन मैन को फ़ायदा एक डायरेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि महंगाई अभी भी है जी। अगर आप ये कहें कि उस मुल्क में दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, ऐसा तो बात नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इस वक्त लोगों की कीमतें जो ख़रीद है इशाए खुरनोश की, वो उनकी अप्रोच में है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई पूछने वाला नहीं था कि ये प्राइस कंट्रोल्स कमेटी जो है ये बस नाम की थी मगर ये कोई काम नहीं करती थी। अब आप अगर पंजाब की बात करें, आप ये देखें कि लाहौर में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उस पर कितना इंप्लीमेंट सख्ती से करवाया जा रहा है। पूरे पंजाब में सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उस पर किस तरह फोकस किया जा रहा है। हाँ साहब, बुजदार साहब यहाँ पर सीएम पंजाब थे, आप देखें कि कूड़े के ढेर लगे होते थे, तजावजात की भरमार होती थी। वो तो फिर बाद में उन्होंने खुद भी एडमिट किया था ना कि उनसे डिसीजन गलत हो गया। वो डिसीजन किसके कहने पे लिया, क्यों लिया, वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्होंने माना था कि भाई ये गलत फैसला हो गया कि एक सीएम सबसे बड़े सूबे का जो है वजीर आला वो बुजदार साहब को लगा दिया गया। असल में वो ये रीज़न ये थी कि वो सिफारशी कल्चर सबसे ज़्यादा खान साहब के दौर में हुआ। अब आप ये देखें, बिलीव मी, कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में सिफारिश पर नहीं है। नून लीग के MP MNs नाराज़गी का इजहार करते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हमारी सुनती नहीं है। वो कहते हैं मैं क्यों सुनूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर काम करना है। पंजाब में आप देखें डेली खबर चल रही होती है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो कबीना को एक्सटेंड कर रही हैं। वो कोई एक्सटेंड नहीं कर रही, वो जो मौजूदा कबीना है वो सारे लोग हैं, वो यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सिर्फ फोकस ये है कि अगर पढ़ा लिखा नौजवान मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा होगा तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेगा। और दूसरी बात आपने कही शहबाज शरीफ साहब की, मेरी अभी 2 दिन पहले उनसे जब मुलाकात हुई, आप ये देखें कि एक एज में इंसान 70+ हो, मगर उन्होंने कभी इस फैक्टर को सामने नहीं रखा कि मैं एज में ज्यादा हूँ। आप पूरा 7 दिन हमारे PM साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। और आप ये देखें कि 5 दिन वो इस्लामाबाद में काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डिसीजन लेते हैं। 2 दिन जब वो लाहौर में आते हैं तो 2 दिन लाहौर में भी मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट से मीटिंग्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे होते हैं ताकि मैं अपने जितना मुझे टेनोर उनको अल्लाह ताला ने दिया है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सकें। और अभी मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने खास ये बात बहुत कही कि उन्होंने कहा 5 साल तो हमें वक्त मिला है जो हमें इलेक्ट किया गया है, मगर अगर मुझे 1 साल भी मिल जाए तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल सकता हूँ। और उन्होंने बाकी नहीं, वो 1 साल कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से ऑपोजिशन कहती है कि 2 साल की बात हुई, अभी 2 साल हैं इनके पास। चले, मैं कहता हूँ कि कोई भी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी सेटअप चलना चाहिए, वो कोई भी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, किसी को अगर लोगों ने इलेक्ट करके सीट पर बिठाया हो तो टाइम मिलना चाहिए। आप ये देखें कि ना शहबाज शरीफ साहब कोई भी तनख्वाह लेते हैं अपनी वज़ीर आज़म की, और ना वो गवर्नमेंट के खर्चे से कोई वहाँ पर जो वज़ीर आज़म हाउस में अखराजात होते हैं वो भी अपने पल्ले से वो अदा करते हैं, और बैरून मुल्क के जो सफ़र होते हैं वो भी अपने वो अखराजात पर जाते हैं। मतलब कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आपने अगर कौमी मुल्क को चलाना है, तरक्की की राह पर लेके जाना है, तो हमें जो है इन अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा, कौमी खजाने पे बोझ नहीं बनना पड़ेगा। और मियां नवाज शरीफ ने जो बात अभी कही है, वो तो वो अपनी जेब अपने खर्चे से ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी अगर वो काबीना की बात करें, अरकान असम्बली, कौमी सूबाई असम्बली, सबकी वो तनख्वाहें आपको पता है कितनी कितनी उन्होंने बढ़ाई? अभी तो तनख्वाहें बड़ी भी हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें अगर 100+ आपके सामने ये सैलरीज जो है इनकी बढ़ी हैं, सैनिटर्स की बढ़ी हैं, इंक्रीमेंट लगे हैं। अगर PM साहब अपनी जेब से सिर्फ वो अकेले ये सब कर रहे हैं तो फिर वो आवाम का तो भुरकस निकल रहा है ना, आवाम का पैसा। मगर कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाहें नहीं लेते, मगर ये एक अच्छा जेस्चर होगा कि जिस मैं मुझे अब नाम तो किसी का एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मुझे अलबत्ता ये पता है कि जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो तनख्वाह नहीं लेते। उन्होंने ये कहा भी वो है। कहाँ से तनख्वाह लें? उनके पास ओहदे ज़्यादा है, मगर उन्होंने, अगर आप PCB की बात करें तो बिलीव मी, उन्होंने कितनी जल्दी ये जो है स्टेडियम की तकमील की। और इसके अलावा जो इस वक्त इमेज था पाकिस्तान में कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हैं, यहाँ पर क्रिकेट मैचेस अब हो रहे हैं, लोग बड़ा खुश हैं। आप ये देखें कि अभी हॉर्स एंड कैटल शो हुआ, 30 साल बाद पंजाब में रिवाइवल हुआ है। सकाफत कल्चर जो हमारा था ये रुक गया हुआ था, क्योंकि
टेररिस्ट हमलों की वजह से लोग जो है वो डर के बाहर नहीं निकलते थे। अब आप ये देखें कि पूरे लाहौर में एक्टिविटीज हैं, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप आपके कल्चर की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती हैं और बड़ा अच्छा, इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये जो कहा गया है कि लॉन्ग मार्च और धरनों की इजाजत ना देने का उन्होंने जाहिर है अब तो कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, आप नहीं समझते आईनी और जमहूरी असूलों के ये मुताबिक नहीं है? देखिए, एहतजाज जो है वो बुनियादी हक है, मगर एहतजाज की आड़ में गिराव जलाव करना, फौजी तनसीबात के अंदर घुस जाना, उनकी यूनिफॉर्म पकड़ कर लहराना और ये कहना कि बस खान साहब भी जो हैं वो अकेले कुल हैं, ये तो कहीं पर ऐसा एहतजाज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी नून लीग की भी हुकूमतें गिराई गई, उन लोगों के कायदीन को फांसियाँ भी हुई, मगर उन लोगों ने कभी अपने कारकुनों को ये नहीं कहा कि आप पेट्रोल बम लेकर जो है फौजी तनसीबात के अंदर घुस जाएँ और यहाँ पर जो है अवाम को मारा मारी शुरू कर दें, पुलिस पर जो है हमले शुरू कर दें, फौज पर हमले शुरू कर दें। ये तो कभी किसी सियासतदान के कायदीन, जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके कायदीन ने अपने कारकुनों को ये नहीं कहा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान ने ये कल्चर को फरोग दिया, हमारे मुल्क में पोलराइजेशन हो गई। और आप ये देखिए कि लोग ये कहते हैं कि ये जितना यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ये यूथ ट्यूब है। आप ये देखिए कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लंदन गए हैं और वहाँ पर इन्होंने फिर एहतजाज शुरू कर दिया है। मतलब कहने का कि ये इंटरनेशनली क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो तो पीका एक्ट लाए तो हैं, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ले आए। पीका जो एक्ट इन्होंने अभी तरामीम अमेंडमेंट्स इन्होंने लाए हैं, इसी वजह से तो लाए हैं, अब तो इस पर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। देखें, और पीका एक्ट के तहत उन लोगों पे मुकदमात भी दर्ज हुए हैं जिन लोगों ने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की जो वीडियोस हैं उसको मिसयूज किया। मैं ये समझता हूँ कि फेक न्यूज़ के हम भी खिलाफ हैं। मैं बतौर सहाफ़ी ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों को सहाफ़ियों से खतरा है, इस सहाफ़त को सहाफ़ियों से खतरा है। हमने ये इस सहाफ़त को खुद बचाना है। हम ये सोशल मीडिया जो फेक न्यूज़ फैलाता है बेसिकली ये हमारी ट्रेडिशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको डैमेज कर रहा है। हमारी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन डाउन हो रही है। पीका एक्ट में अगर कुछ कमी कोताहियां हैं तो वो जर्नलिस्ट बॉडी जो है वो उस पर एहतजाज कर रही है और वो किसी हद तक हुकूमत है। मैं इस हद तक साथ हूँ कि सहाफ़ियों को आप बिला वजह जो है वो पकड़ नहीं सकते। सहाफ़ियों को आज़ादी ख्याल का राइट है, मगर हम इस आज़ादी को जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकते। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं। आप ये देखें कि जब कोई मेन एंकर किसी टीवी पर गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलता है, मगर वही एंकर जब यूट्यूब पर आकर या सोशल मीडिया बोलता है तो वो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स को तो फिर किसी स्पेसिफिक जमात को आप वो ज़ाहिर है उसके नुमाइंदे के तौर पे कर रहा होता है ना, जो भी कर तो ये गलत है। हाँ, इस पे होना चाहिए। इस इमेज को हमने अपने आप पर खुद इससे तो हम भी डिनाई नहीं कर रहे, हमारे पर मेन स्ट्रीम मीडिया और जिस तरह से कतगने लगाई जा रही हैं ये सरासर गलत। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ उस्मान भट्टी साहब सीनियर तजियाकार और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हमने बात की और जिस तरह से हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, मैशत को फ़रोग दिया जा रहा है, आवाम को रिलीफ देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर CM पंजाब की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं पंजाब की खूबसूरती और कल्चर को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, वो भी लायक तहसीन है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और क्रिकेट के मैदान में सबसे बड़ा मुकाबला हो और बात हो पाकिस्तान और भारत की टीमों के टाकरे की तो शायकीन के जोशो खरोश में कोई हद नहीं रहती। चैंपियंस ट्रॉफी के इस हाई वोल्टेज मैच में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नज़रें दोनों टीमों की कारकर्दगी पर जमी होंगी और क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हमेशा से ही गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा है, जहाँ न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि शायकीन के असाब का भी इम्तिहान होता है। लेकिन क्या ये मैच महज खिलाड़ियों की मेहनत और हिकमत अमली का खेल है या इसके पीछे सितारों की चाल भी असरअंदाज हो सकती है? क्या किस्मत का खेल भी इस मार्के में कोई किरदार अदा कर सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया के जरिए ये पेश कोई मुमकिन है कि फतह का ताज किसके सर पर सजेगा? इसी दिलचस्प मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं समराना शाह। समराना, आपको वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में। समराना जो हैं सितारों की रोशनी में पाकिस्तान भारत के इस बड़े टाकरे के इम्कानात पर रोशनी डालेंगी। क्या जायचे पाकिस्तान की जीत की तरफ इशारे कर रहे हैं या भारत के हक में कोई मजबूत इशारे भी मौजूद हैं? तो समराना से हम जानते हैं। समराना, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक किसी टीम की हार या फिर जीत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? बिल्कुल जी, ये बात ट्रू है कि अगर हम एनालिसिस करते हैं, अच्छा ये एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि सारे जो हमारे कैप्टन्स होते हैं, कैप्टन्स की लिस्ट को लेके कि क्या जो है उनका बर्थ चार्ट या जो है उनका मुल्क या जो वो टाइम का बड़ा, अच्छा मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंस रखता है टाइम और जगह।
टाइम और जगह भी आपको फेवर कर रही होती है। जैसे कि आपने सबसे बड़े मैच की बात की है पाकिस्तान और इंडिया का, जो हमारे हम कहते हैं कि हम हार जाएं, हर जगह से हार जाए, लेकिन इंडिया से जो है हम लोग हारे हैं ना, वो कहते हैं ना कि कौम की थोड़ी ईगो भी हर्ट हो जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए जो कैप्टन है रोहित शर्मा साहब जो हैं वो इंडिया को लीड कर रहे हैं, इंडिया की कैप्टनसी उनके हाथ में है। तो सेकंड पोजीशन जो है इस वक्त वो 7th हाउस में है, जो कि फुल जिसे कहते हैं फेवर कर रही है। अगर मैं आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पेशन गोई करूं तो उनके हिसाब से तो इंडिया जो है वो ट्रॉफी लेता हुआ नज़र आ रहा है। फुल चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया में पानी फेर दिया। अच्छा जी, ये मैं सिर्फ उनका मौक़िफ़ बता रही हूँ। अच्छा जी, उनका मौक़िफ़ बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखूँ तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो बात रिटर्न है कि वो फंसेगा ज़रूर। अब क्या है, कैप्टन जो है वो उनको फेवर दे रहा है और जो टाइम और जगह है वो पाकिस्तान को फेवर कर रही है। टाइम और जगह पाकिस्तान को फेवर कर रही है। तो ये जो मैच है इसमें सिर्फ जो है वो 5% एडवांटेज जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो फेवर जाती है 5% प्लैनेट पोजीशन में। अच्छा, 5% में कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकते कि उसमें हमेशा बाजी जो है वो पलट सकती है। तो दो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि जो दुआ होती है ना वो तकदीरें बदल देती है और सब कुछ बदल देती है। तो आपकी जो दुआ है उसका असर अगर हो गया तो हमारी जो टीम है उसके भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अच्छा सिमराना, पाकिस्तान और भारत के जो कप्तान हैं, इन कैप्टन्स के जो सितारे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं और आप कह रही हैं कि रोहित शर्मा के सितारे जो हैं इस वक्त वो जो है जगह के हिसाब से और वक्त के हिसाब से वो बेहतरीन जा रहे हैं। तो अपने कैप्टन के बारे में क्या ख्याल है? सितारे मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 2024 में मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने यहाँ पे आके प्रेडिक्शंस की हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेट ही गई हैं। बट देखिए प्रेडिक्शन का मतलब अच्छा, प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशेंट गोइंग। जो एक्यूरेसी तो अल्लाह ताला के नॉलेज में ना, हमें तो वो लिमिट दी नहीं है ना कि हम उस तरह से करें। और देखिए सर्वे बेस्ड नॉलेज है, जितना भी एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर कोई आपको एक्यूरेट बताता है ना, मेरे ख्याल से उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो चूना लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, जो तुक्का लगाते हैं, लग गया तो लग गया तो वो कहते हैं तीर, ना लग गया तो तुक्का, वो वाला मसला। लेकिन फिर भी अच्छे चांसेस जो हैं वो पाकिस्तान के बन। अब जो है कैप्टन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैप्टन मैं कहूँगी इंडियन टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टाइम और जगह वो फेवर कर रही है मोहम्मद रिजवान साहब को। टाइम और जगह अगर इसका थोड़ा सा एडवांटेज ले लें तो फिर जो है वो 5%, सिर्फ 5% इज़ नथिंग। तो 5% भारत को फेवर जाती है, मतलब आप ये कह लें 50 और 55 में, इसमें कभी भी पासा जो है वो पलट सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा एक टफ मैच होगा, आप देखिएगा। ये मैच अटकेगा भी सही, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैच एक जगह पे आके ना जैसे कहते हैं ना कि सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी, वो वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और अभी से इमेजिन करके ऐसे गूज़बम्स हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, देखिए हमारी तो ये दुआ है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के दिन पाकिस्तान का जायजा किसी बड़ी कामयाबी का इंडिया दे रहा है? और साथ ही ये भारतीय टीम के सितारे जो हैं, आपने कैप्टन्स की तो बात की, वो क्या कहते हैं कि कौन कौन सा क्रिकेटर जो है इस मैच में बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, खासतौर पे इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से? अच्छा जी, मैंने क्योंकि प्लेयर्स का मुझे नहीं इतना ज़्यादा नाम, मुझे एनालिसिस मैंने किया हुआ है, लेकिन अगर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया। मैं कहती हूँ आप फाइनल में भी इंडिया देखोगे, इंडिया तो मेरी तरफ से जो है वो फाइनल में आपको जाती हुई दिखेगी। फिर अगर मैं मोस्ट फेवरेट टीम्स का देखूं जो बड़े मैचेस आएंगे, मेरे ख्याल से जो मेरे एनालिसिस है या जो बताता है बर्थ चार्ट, न्यूजीलैंड आपको बहुत हाईली चांसेस हैं, इंडिया हाईली चांसेस हैं, इंग्लैंड हाईली चांसेस हैं, जिसे कहते हैं मोस्ट फेवरेट। उसके बाद जो है पाकिस्तान भी। हाँ जी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पे मैं करूँगी। तो ये जो टीम्स है ना, ये आपको जितने बड़े फाइनल मैचेस हैं ना, इनमें ये टीम्स होंगी ही होंगी। ये तो 100% आप मेरे से रिटर्न ले लें कि ये टीम्स जो है आपको
फाइनल्स खेलते हुए दिखेंगे। आपने कहा कि 50-50 का चांस है, लेकिन इसके साथ आवाम को अपनी दुआएं जो हैं वो भी जोर शोर से करनी है, भरपूर तरीके से आपने दुआएं भी मांगनी है। चांसेस जो है 50-50 हैं सितारों के अकॉर्डिंग। और आपने ये भी कहा कि जो है इंडियन क्रिकेट टीम वो फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हम सितारों के चुके आपसे पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई मजबूत इशारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए उस वक्त कोई जाहिर कर रहे हैं कि भाई अब मैच अगर फंसता है तो फिर जीतने के इम्कानात नहीं है? अच्छा, क्या होता है इसमें पूरी टीम का जो लक होता है, खास तौर पे क्योंकि लीडिंग पे कैप्टन होता है। फिर ये है कि जो बर्थ चार्ट है पाकिस्तान का और इंडिया का उस टाइम की जो है वो फेवर, उसको अगर मैं एनालिसिस करूं तो इंडिया जो है वो थोड़ा 5% मुझे ऊपर दिखता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि बाजी पलट सकती है, क्योंकि मैं तो 2024 से ही कहते आ रही हूँ कि मोहम्मद रिजवान साहब जो जब भी लीडिंग पे रहेंगे तो टीम को फेवर मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है जी। रिजवान को लेकर के हमें पॉजिटिव जो है एनालिसिस वो भी सुनने को मिल रहा है। क्रिकेट मैच में आप समझती हैं समरा के किस्मत और मेहनत अगर इन दोनों में से देखा जाए तो किसका इन्हिसार जो है वो ज़्यादा होता है? बिल्कुल जी, जिस तरह मेहनत तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि मेहनत जब भी हरकत में बरकत, खुदा कहते हैं हम बेशक कहते हैं आपके सितारे ठीक है, आपके सितारे बुलंदी पे हैं, लेकिन जब आपने मेहनत नहीं करनी, जब आपके अंदर वो कोशिश नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं, आप जीत ही नहीं सकते। चाहे एस्ट्रोलॉजर कह दे, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, कभी भी आप मेहनत के बगैर आगे नहीं जा सकते। मेहनत के साथ साथ जो कहते हैं ना लक, और हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम का तो ये होता है कि जब चल जाए तो देर तक, ना चले तो सवेर तक, वो वाला भी मसला हमारी टीम के साथ आता है। तो ये बिल्कुल लक जो है वो चलता है साथ साथ, और हम बिल्कुल दुआ गो हैं कि दुआएं भी आपने भरपूर करनी है, अगेन एंड अगेन हम कह रहे हैं। देखिए पोजीशन तो बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कहते हैं ना कि क्रिकेट पे जो है वो ना तो अच्छा, कभी बड़े एस्ट्रोलॉजर तो कभी मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पे, क्योंकि देखिए 5% में कभी भी ये बाजी पलट सकती है। तो बिल्कुल दोनों टीम्स जो है वो फेवर में है, बस 5% लीडिंग पे इंडिया मुझे दिखता है। हम जी 23 फरवरी के इस मैच के हवाले से समराना से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं कि मैच किस वक्त तक कितनी हद तक फंस सकता है और फिर फंसने के बाद किसके फेवर में जा सकते हैं, कौन जीत सकता है, कैप्टन्स की खास तौर पे उस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होगी। समरा, मैच के दिन का सैयारा जो है वो कौन सा होगा और इसका टीम पे किस हद तक असर हो सकता है? क्योंकि उस वक्त अगर टीम को देखा जाए तो टीम की जो परफॉर्मेंस है उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि अगर जो है वो पाकिस्तानी टीम हमारी, इनको बैटिंग पे ये लोग फर्स्ट, अगर बैटिंग का इनको चांस मिलता है तो इनके फिर चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। ठीक है, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर जो है हमारे चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे जीतने के। आप कह रही हैं कि हमें बैटिंग पहले करनी है। हाँ जी, बैटिंग, तो उसके लिए टॉस जीतना बहुत जरूरी है। बैटिंग के लिए टॉस जीतना ज़रूरी है, तो वो भी मैं कहती हूँ कैप्टन की लक पे है कि किस तरह से है। और बिल्कुल जैसे अब मैं कह रही हूँ कि सैटर्न जो है वो जाएगा 7th हाउस में, तो जब सैटर्न 7th हाउस में जा रहा है तो वो ज़्यादा फेवर, थोड़ी सी ज़्यादा, इतना नहीं कि मायूस नहीं होना कौम ने, थोड़ी सी फेवर जो है वो कैप्टन के लिहाज से कि लीडिंग पोजीशन में मुझे वो ज़्यादा सेटल, और उनकी टीम का जो मोराल है ना वो ज़्यादा बुलंद रहेगा, इंडियन टीम का जो मोराल है। और पाकिस्तान भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ, जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड यू। और मैच जो है मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि एक टाइम आएगा, आप खुद देखिएगा, मैच ऐसा अटकेगा कि वो आवाम की सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि कड़ा कंपटीशन होगा, तो ये एक बहुत कड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैच कड़ा है तो फिर कंपटीशन भी ज़ाहिर है डेफिनेटली वो कड़ा ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके जो नताइज है वो भी कड़े और अच्छे हों। हम बस ये दुआ कर रहे हैं हमारी फेवर में हो। अच्छा ये बताइएगा, माजी की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो पेश गोइयाँ हैं खेलों के नताइज में क्या दुरुस्त साबित हुई हैं? कभी किसी ने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की हो वो सच साबित होगी? आपने कहा कि जो बड़े होते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट वो नहीं करते हैं प्रेडिक्शंस क्रिकेट मैच को लेकर। अच्छा, मैच में कभी भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई। मैंने बड़े बड़े जो है एस्ट्रोलॉजर्स उनके एनालिसिस देखे हैं, या फिर 2024 से मैं खुद भी PSL में भी कुछ प्रेडिक्शन करते रही हूँ। बट ये होता है कि मैच में जो है ना अनप्रेडिक्टेबल होता है मैच किसी भी टाइम पे, क्योंकि देखिए 5% अगर उस टाइम की फेवर मिल जाती है
तो क्या होता है वो टीम लीडिंग पे आ जाएगी। फिर थोड़ा सा जो है वो अगर टाइम उनको, जैसे मैंने कहा कि देखिए बैटिंग से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर बैटिंग पहले मिलती है तो हम लीड पे चले जाएंगे, अगर बॉलिंग, तो ये चीज़ें भी जो है वो बड़ा इस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइम, वक्त और मुल्क और प्लैनेट पोजीशन उस टाइम की, वो ही आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, रिजवान चूँकि वो कैप्टन होंगे हमारे इस मैच में, तो उनके अगर सितारों की हम बात करें तो सितारे क्या कहते हैं कि रिजवान जो हैं ये जो मैच है जो कि सबसे बड़ा मैच है इस चैंपियंस ट्रॉफी का, वो किस हद तक उनके लिए फेवर उनको मिलेगी? अच्छा, अगर मैंने ना पहले भी एनालिसिस किया उनका बर्थ चार्ट अगर देखें तो वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे। जैसे होता है ना कि हसल बसल, बिकॉज पहले ही एक मैच जो है मेरे ख्याल से लूज़ कर चुके हैं, जिस पे खैर ये पिछले मैच की प्रेडिक्शन तो मेरी बड़ी एक्यूरेट गई है कि न्यूजीलैंड जो है वो वॉन कर जाएगा। तो अब ये देखें कि इंशाल्लाह क्या बनता है। 50-50 चांसेस पे हम लोग अटके हुए हैं। तो रिजवान साहब जो हैं वो ज़रा आपको ना कंफ्यूज नज़र आएंगे और वो सही डिसीजन स्टार्टिंग से ही नहीं ले पा रहे। जैसे कि उनका साइन भी है, वो थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जाते जाते डबल माइंडेड हो जाते, हाँ पजल लगेंगे, थोड़ा डबल माइंडेड लगेंगे, बट फिर भी जो है वो फेवर जो है प्लैनेट पोजीशन और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वो टीम की परफॉर्मेंस के लिए लकी रहेंगे। ठीक है समराना, आप हमारे साथ हैं। अब मैच इतना दिलचस्प है और इतनी दिलचस्प आप प्रेडिक्शंस कर रही हैं, हम चाहते हैं कि मज़ीद इसको कंटिन्यू करें क्योंकि मैच बहुत बड़ा है। ये दुआएं भी आपने साथ पे करनी है। समराना अगेन एंड अगेन कह रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस बड़े मैच पर बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान, और बात हो रही है जी सितारे क्या कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है 23 फरवरी को दुबई में खेला जा रहा है। और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की अगर हम बात करें तो ये मैच जो है अब किसके पलड़े में जाएगा, किस हद तक इफेक्टिव होगा, किसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हमारे साथ जी समराना शाह हैं। समराना से हम जान रहे थे और समराना ने बताया कि किसी भी वक्त पांसा जो है वो पलट सकता है। मैच चूँकि फंसेगा एक लेवल पे जाके और बड़े टफ तरीके से फंसेगा। समराना, इसके बरक्स अगर हम क्राउड की बात करते हैं तो सितारे क्या कहते हैं, क्राउड दुबई के अंदर कैसा होगा? अगर आप क्राउड की बात करते हैं तो ओबियसली वहाँ पे इंडियंस जो है वो भी बड़ी भारी तादाद में है, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि टीम का जो मोराल होता है वो जो है वो बाहर वाले लोग बुलंद करते हैं, उनका जो हौसला होता है। तो इस टाइम पे अगर मैं एनर्जी वाइज देखूँ, जो एनर्जी का प्लैनेट है ना, जिस को हम एनर्जी का प्लैनेट कहते हैं, वो फेवर कर रहा है इंडियन टीम को। तो इंडियन टीम की जो है वो जैसे परफॉर्मेंसेस बड़ी पावरफुल होंगी और बड़े, जैसे कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस, शायद कुछ रिकॉर्ड्स भी निकल सकते हैं इस ड्यूरेशन में, जिस तरह की एनर्जी जो है वो टीम इंडिया को फुल सपोर्ट कर रही है। और मैं फिर ये कहती हूँ कि टाइम और जगह, दुबई की ऑडियंस और जो जगह है वो टीम पाकिस्तान को जो है वो फुल उसकी सपोर्ट में है। तो वो किसी भी टाइम पे जो है वो पलट सकता है। लेकिन क्राउड आप कह रही है कि इंडिया का ज़्यादा होगा? इंडिया का ज़्यादा होगा और क्राउड का जो है वो बड़ा एक मोरल सपोर्ट आपको मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इतना बड़ा मैच है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह फिर हमारे कैप्टन साहब के बारे में आपने बताया कि वो तो डबल माइंडेड रहते हैं डिसीजन मेकिंग के लेके। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए आइंदा आने वाले दिनों में बात करें तो सितारे क्या कहते हैं? अगर आगे मैं आपको देख रही हूँ कि आगे जितने भी बड़े मैचेस जो आ रहे हैं उनमें मैं तो मेरी लिस्ट में 4th पे मैं पाकिस्तान को 3rd या 4th पे जो है वो टीम को रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर देखा जाए तो लीडिंग पोजीशन में, अच्छा मुझे शायद ये भी हो सकता है कि आगे फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान में आएगा, या फिर जो है वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये जो टीम्स 4 हैं ये ही लीड पे रहेंगी। कोई बड़ी पावर या फाइनल में हम जाएंगे फाइनल में देखें, ये मैं वही कह रही हूँ, लग गया तो तीर, ना लगा तो फिर तुक्का वाली बात हो जाएगी। हमारे जो चांसेस फाइनल में जाने के भी 50%, आज वो कहते हैं ना सियासी बयानात एस्ट्रोलॉजर के भी हो रहे हैं, तो 50-50% चांसेस पे हैं कि फ़ाइनल में जाएंगे। अगर जाते भी हैं तो इंडिया के साथ जाएंगे।
तो इंडिया, मैं पहले ही कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। अच्छा, इंडिया की आप बात करें तो वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो रोहित शर्मा पे बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी प्रेडिक्शंस की और तनकीद काफ़ी की जा रही है उन पे, कोई खास है कोई पॉजिटिव उनको लेकर के सितारों के अकॉर्डिंग, और वो कहा जा रहा है कि नहीं। तो आप क्या कहती हैं, रोहित शर्मा के सितारे इस वक्त क्या मतलब? अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने यही बोला कि 7th नंबर जो है इंडिया के लिए लकी रहेगा। 7th नंबर में फिर जितने भी प्लेयर्स हैं उनके 7th नंबर 1-6 पे आते हैं, या 7th नंबर की जितनी भी बॉन्स इंडिया टीम की होंगी वो बड़ा उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी और बड़ा फेवर करेंगी उनके लिए, बिकॉज सैटर्न जब होता है तो वो आपको पावर देता है। सैटर्न जब 7th हाउस में जाता है तो वो पावर और खुशखबरी की इंडिकेशन देता है। तो इस टाइम पे तो काफ़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं तो आगे भी उनको फाइनल्स में भी इंडियन टीम को तो देखती हूँ फाइनल में पहुंच फाइनल में, तो अपनी टीम का जब कहते हैं तो आप इंडिया सितारे उनका साथ, फिर मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि सितारे साथ दे भी सही ना, तो फिर हमारे जो प्लेयर्स की एनर्जी का जो सितारा है ना वो थोड़ा उनका मोराल लो करता हुआ अच्छा, उनपे तो तनकीद होती है हमारी क्रिकेट टीम पे, लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शन आप कर रही हो, जो सवाल मैं पुट कर रही हूँ, हम दोनों मेरे ख्याल से दोनों पे क्रिकेट शायकीन ने जो तनकीद करनी है, वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ द गेम है, कि आपका इतना आप एक्सेप्ट करें, हार को भी और जीत को भी एक्सेप्ट करना सीखें। लेकिन देखिए वो क्या होता है, अब 5% मैंने कहा कि फेवर है इंडिया की, तो 5% इज़ नथिंग। अगर थोड़ा सा भी हमारी टीम हिम्मत दिखाए तो ये मैच जो है वो विनिंग लीडिंग पोजीशन पे आ सकता है। ये तो आप सितारों के अकॉर्डिंग हमें जाहिर है, हम आपसे जान रहे हैं कि उनके सितारे क्या कहते हैं, और अभी भी यही कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कोई हम इस पे सॉलिड अगर आप कहते हैं प्रेडिक्शन तो वो नहीं की जा सकती, नहीं कि भाई ये किसी भी वक्त मैच में कुछ भी हो सकता है। सॉलिड दूंगे तो फिर आवाम नाराज भी हो जाएगी ना थोड़ा इंडिया ही बोल दूं मैं फिर आप इशारतन बता भी रही हैं इंडिया के ज्यादा चांसेस है, इंडिया के ज्यादा चांसेस है, यही मैं पूछना चाह रही थी, उन्होंने बता दिया कि भाई इंडिया जो है वो इस देखिए मैं कब से बात गोल कर रही थी ना अच्छा, क्या किसी खास खिलाड़ी की कारकर्दगी के बारे में जायचा जो होता है, जायचे से वो क्या कहते हैं, कोई इस क्रिकेट मैच में कोई खास खिलाड़ी है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो अच्छा परफॉर्म करेगा? मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, ना तो मेरे पास लिस्ट आई है प्लेयर्स की ना कुछ इस तरह, लेकिन टीम पाकिस्तान अच्छा कंपटीशन ज़रूर देगी। मैंने कहा ना कि एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन बनेगी कि बस सांसें जो है वो अटक जाएंगी, तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैचेस की अगर हम बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का वैसे तो सबसे बड़ा मैच है, और इसी मैच पे मैं चाहती थी कि आप कहें, लेकिन आपने प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल बरक्स दे दी है। आपने बेशक इशारों किनायों में बताया, लेकिन बता दिया है कि होने क्या जा रहा है। खैर, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दीगर अगर टीमों के साथ जो मैचेस होंगे तो उसमें क्या सूरत हाल रहेगी? क्या किसी टीम के साथ खेलते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करें, विन करें, वो ऐसे कौन से मैसेज हो सकते हैं? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को कड़ा कंपटीशन देने वाला, बांग्लादेश भी जो है वो काफ़ी, अगर सितारों की पोजीशन देखी जाए तो उनकी भी बड़ी स्ट्रांग जा रही है। जो टीम में हम लाइट ले रहे हैं ना वो भी कहीं निकल बांग्लादेश तक आ गई, अफगानिस्तान तक ना आ जाए अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा लो रहेगा अगर फेवरिज्म देखा जाए या सितारों की चाल पे देखा जाए, तो अफगानिस्तान अभी उस लिस्ट में, उस पैनल में नहीं अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया क्या कहती है, सितारों का जो इल्म है वो क्या कहता है कि हमसे गलतियां कहाँ पे हुई हैं, क्या सिलेक्शन में कोई कमी रह गई है? अगर हम यूटिलाइज करते दीगर खिलाड़ियों को या कुछ इस तरह से डिसीजन मेकिंग में, इस बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, कहीं ना कहीं खामी तो रही है। अच्छा, मैं ना 2024 से ही ये जब मैचेस वगैरह पहले भी हो चुके हैं तो उस पर मैं प्रेडिक्ट करते आ रही थी कि कैप्टन चेंज किया जाए। बेशक जो है वो बाबर साहब बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कभी भी वो लकी साबित नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए। लक वाइज एक होता है ना कि आपका लक फिर कनेक्ट करता है टीम का, जो लीडिंग एक कहते हैं ना वो पॉलिटिशियन में लीडिंग और टीम में लीडिंग पोजीशन, वही आपको जो है वो ले जाती है। तो अभी की वही मैं कह रही, अभी की पोजीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल जो है वो इंडियंस का लग रहा है। और आप कह रही हैं कि न्यूजीलैंड विनिंग पोजीशन में हाईली चांसेस जैसे बने हुए, इंग्लैंड हाईली चांसेस में, फिर पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो भी जो है वो अच्छे चांसेस बने हुए हैं। मतलब जी समराना शाह ने आज जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है जी कि मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का, इन्होंने इशारों के नाम हमें बता तो दिया है कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, लेकिन
कहते हैं कि दुआएं जो है ना वो तकदीर बदलती हैं और हमें दुआएं भी करनी है। हमने जाना कि सितारे क्या कहते हैं, हमारी क्रिकेट टीम के सितारे ये कहते हैं कि 50-50 पे आके मैच जो है ये फंस जाएगा, लेकिन इसके साथ उनको कोशिश करनी है और हम सबको दुआएं करनी है और अपना फीडबैक जो है उसको पॉजिटिव रखना है। आज के मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।